जय हिंद दोस्तों, आप सभी को स्वाति बाईस में स्वागत है। आज इस वीडियो के माध्यम से जून 2024 में जो प्रश्न पूछे गए हैं समाज शास्त्र के जो प्रश्न पूछे गए हैं उस पर डिस्कशन करेंगे। अभी जो फर्स्ट में हम लोग क्वेश्चंस पे डिस्कस कर लेंगे और जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं जून 2024 में इग्नू के एग्जाम में जो पूछे गए हैं समाजशास्त्र मास्टर्स का एमए के सोशियोलॉजी से प्रश्न जो पूछे गए हैं उस पर हम चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, क्वेश्चंस को देख लेंगे। आप देखेंगे कि ऑफिशियली ये जो इग्नू का क्वेश्चन पेपर है टर्म एंड एग्जामिनेशन जून 2024 है। एमए सोशियोलॉजी के बारे में बताया गया है। MS1 में है सोशियोलॉजिकल थ्योरी एंड द कंसेप्ट है, इसके बारे में चर्चा की गई है। ये इंग्लिश क्वेश्चन पेपर है। आज मैं हिंदी में डिस्कस करने वाला हूँ। इंग्लिश भी क्वेश्चंस पेपर इसमें आपको दिए गए हैं। अगर आप बोलेंगे तो मैं इंग्लिश के भी आंसर मैं डिस्कस कर सकता हूँ और डिस्कशन आपको PDF फॉर्म में मैं दे सकता हूँ आपको। बट मेनली इस वीडियो में हम हिंदी क्वेश्चंस आंसर का डिस्कशन करने वाले हैं। जैसे इसमें आप देख पाएंगे MA समाजशास्त्र MSO ये आपका सब्जेक्ट कोड हो गया। ये परीक्षा है, ईयरली परीक्षा होती है। जून 2024 में परीक्षा ली गई है इग्नू के द्वारा। और ये समाज शास्त्रीय सिद्धांत एवं संकल्पना ये आपका 8 सब्जेक्ट हो गया। 3 घंटे की परीक्षा होती है। 100 अंक पूछे जाते हैं, 100 अंक के प्रश्न होते हैं। निम्नलिखित में से किन्हीं 5 प्रश्नों के उत्तर लगभग 500 शब्दों में लिखना है। प्रत्येक भाग से कम 2 प्रश्न लिखना है। जैसे पार्ट 1 से आप और पार्ट 2 होता है, इसमें 2 भाग दिए जाते हैं। इन दोनों भाग में आप 2:3 या 3:2 के रेशियो में आप क्वेश्चंस को लिख सकते हैं। जैसे भाग क से अगर 3 लिखते हैं तो भाग 2 में आपको 2 लिखना पड़ेगा। अगर भाग क से अगर 2 लिखते हैं तो भाग 2 में 3 लिखना पड़ेगा। ये 2 और 3 के रेशियो कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप क्वेश्चंस को लिखेंगे। अब ये जो इम्पोर्टेंट क्यों है, इस वीडियो को देखने से आपको क्या फायदा होगा, किस तरीके से आपके लिए उपयोगी हो सकता है, तो मैं आपको इस विश्वास दिलाता हूं कि इस वीडियो के माध्यम से, जैसे ये MSO1 से ये पहला वीडियो है, इसी तरीके से लगभग 4 से 5 वीडियो आएंगे जो MSO1 से रिलेटेड होंगे। और इसमें जो प्रश्न डिस्कस किए जाएंगे, जो प्रश्न आपको बताए जाएंगे, उसके आंसर्स बताए जाएंगे, मैं आपको विश्वास देता हूं कि 100% क्वेश्चंस आपकी परीक्षा में पूछे जाएंगे। ये 99 की मैं बात नहीं कर रहा हूं, 100% इसी वीडियो से और इसके आने वाले 4 से 5 वीडियो होंगे उससे प्रश्न ही पूछे जाएंगे। क्योंकि प्रीवियस ईयर अगर आपकी कंप्लीट हो जाती है तो आपको बेहतर रिजल्ट मिल सकता है। सारे क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर से रिलेटेड होते हैं। तो मैं इस 4 से 5 वीडियो में मैं प्रीवियस ईयर्स पर डिस्कस करने वाला हूं। भाग क में पहला क्वेश्चन है समाजशास्त्र को प्रारंभिक वृद्धि और विकास के साथ विशेष संबंध में ज्ञानोदय की भूमिका पर चर्चा करें। 20 मार्क्स का है। यह पहला क्वेश्चन आपका हो जाता है। दूसरा क्वेश्चन जो होता है लोवे-स्ट्रॉस की संरचना की अवधारणा का आलोचनात्मक विवेचन कीजिए। यह भी 20 मार्क्स का है। प्रकार्यवाद के मूल आधार का विस्तार से वर्णन कीजिए। यह भी 20 मार्क्स का है। ये सारे क्वेश्चंस हैं। इसके अगले इसी वीडियो में मैं आपको इसका आंसर देने वाला हूं। मिलर और डहल द्वारा विस्तृत रूप से स्थानीय समुदायों में शक्ति की गतिशीलता पर चर्चा कीजिए। 20 मार्क्स का है। वैधता से आप क्या समझते हैं, इसके विभिन्न आधारों पर चर्चा कीजिए। वे 5वीं क्वेश्चन हो गए। 6 नंबर क्वेश्चन जो है संप्रभुता की विशेषताओं और इसकी बाहरी गतिशीलता पर चर्चा कीजिए। ये पार्ट 2 का क्वेश्चन हो गए। 7 नंबर क्वेश्चन है जो शक्ति के स्रोत, ये शक्ति है, शक्ति के स्रोत के रूप में वर्ग, स्थिति और दल पर वेबर जो है, राइटर जो है, वेबर के दृष्टिकोण की व्याख्या कीजिए। ये भी 20 मार्क्स के। प्रत्येक क्वेश्चन 20 मार्क्स के। आपको 5 क्वेश्चंस लिखना है। 5 क्वेश्चन इंटू 20 100 मार्क्स का टोटल आपको परीक्षा में पूछी जाएगी प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 8 जो है लोकतंत्र में राज्य और नागरिक समाज के बीच संबंधों को स्पष्ट कीजिए। लोकतंत्र की चर्चा की जा रही है। 9 नंबर क्वेश्चन है कि प्राकृतिक और सामाजिक
असमानताओं और उनकी समाज शास्त्रीय प्रासंगिकता के बीच अंतर स्पष्ट कीजिए। ये आपकी समाज से रिलेटेड है। और लास्ट क्वेश्चंस जो है, जाति व्यवस्था की उपस्थिति पर विभिन्न सिद्धांतों पर चर्चा कीजिए। ये लास्ट क्वेश्चंस आपका है। इस वीडियो में क्वेश्चंस पे हम लोग डिस्कशन कर लिए। इसके बाद इस सभी प्रश्न का मैं आंसर्स डिस्कस करने वाला हूं। अगर आप लोगों को क्वेश्चंस चाहिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस चाहिए या इस क्वेश्चंस का आंसर चाहिए, तो आप व्हाट्सएप नंबर 7352815389 पे आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। आपको फ्री पीडीएफ आपको प्रोवाइड कराई जाएगी। कोई भी कंटेंट हो, कोई भी कंटेंट आपको आवश्यकता है, जनरल कंपटीशन का हो, इग्नू का हो, आपको अगर किसी कंटेंट की आवश्यकता है तो आप मुझे व्हाट्सएप कीजिए। मैं आपको सारे कंटेंट फ्री प्रोवाइड कराऊंगा पीडीएफ फॉर्म में। ठीक है, अब सभी प्रश्न का एक एक करके हम लोग आंसर्स को डिस्कस कर लेते हैं। जैसे यहां पे हम देखेंगे, पहला प्रश्न था, ये जून 2024 MS1 पे डिस्कशन करने वाले हैं, जो MA समाजशास्त्र सोशियोलॉजी जो है मास्टर्स जो कर रहे हैं उनके लिए। पहला क्वेश्चन था कि समाजशास्त्र को प्रारंभिक वृद्धि और विकास के साथ विशेष संबंध में ज्ञानोदय की भूमिका पर चर्चा कीजिए। अब यहां पे इस क्वेश्चंस को आप देखेंगे, समाजशास्त्र की चर्चा कर रही है, प्रारंभिक वृद्धि और विकास, स्टार्टिंग समय में समाजशास्त्र को कैसी वृद्धि हुआ, विकास हुआ, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की बात की जा रही है। और यहां पे मेन फोकस ज्ञानोदय की बात की जा रही है कि उस समय ज्ञानोदय की भूमिका क्या रही है। इस चीज पे हम लोग चर्चा करेंगे। अब आंसर देखेंगे, आंसर क्या कहता है। इसमें जो भी आंसर लिखे गए हैं, आपको प्रत्येक प्रश्न के 500 वर्ड दिए जाते हैं। मैं ब्रीफली इसका 250 to 300 में आंसर्स को सबमिटने की कोशिश किया हूं, और मैं जिस तरीके से डिस्कस कर दूंगा, जो कंटेंट आपको मिल जाएगी, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि इससे आप 500, 600, 700 आप वर्ड आसानी से आप बना सकते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं। समाजशास्त्र में ज्ञानोदय की भूमिका, एक विस्तृत विश्लेषण। ज्ञानोदय या प्रबोधन एक ऐतिहासिक काल था जब तर्क, विज्ञान और व्यक्तिगत स्वतंत्रता को प्रोत्साहित किया गया था। इस काल में समाज, राजनीतिक और धर्म के बारे में सोचने के तरीके में क्रांतिकारी बदलाव लाए। इसने समाजशास्त्र के उद्भव और विकास में भी महत्वपूर्ण योगदान दिया। तो इस ज्ञानोदय की बात की जा रही है, प्रारंभिक डेवलपमेंट एंड ग्रोथनेस की बात की जा रही है। तो हमने क्या देखा कि एक इंट्रो देखा, ये इंट्रो पार्ट कह सकते हैं, ये इंट्रोडक्शन हो गया, इस क्वेश्चन का इंट्रोडक्शन है। मैंने इस वीडियो में 10 प्रश्न का डिस्कशन करने वाला हूं। सभी प्रश्न में मैं एक स्टैंडर्ड आंसर बनाने की कोशिश किया हूं। जैसे इंट्रो पार्ट होना चाहिए, फिर मेन पार्ट होना चाहिए, फिर इसका जो निष्कर्ष जो होता है, लास्ट पार्ट जो होता है वो निष्कर्ष। मैं तीनों इसमें मर्ज करके प्रत्येक क्वेश्चंस में इसी बेस पे मैं इसे तैयार किया हूं, जो आप अगर इस तरीके से एग्जाम में लिखते हैं तो आपको बेहतर से बेहतर अंक मिल सकते हैं। तो मैंने इंट्रो की बात कर लिया। अब ये मेन पार्ट यहां से स्टार्ट होता है। तो मेन पार्ट जो है हम देखने के प्रयास करेंगे। मेन पार्ट में ज्ञानोदय और समाजशास्त्र के बीच में संबंध की चर्चा करेंगे। आप प्रश्न में भी देखे होंगे, ज्ञानोदय और समाजशास्त्र आपका मेन पार्ट हो जाता है इस प्रश्न में। तो इस दोनों के बीच में तर्क क्या है, संबंध क्या है, इस पे चर्चा करने हैं। पहला जो है यहां पे देखेंगे, तर्क संगत और विज्ञान का उदय। इन संबंध में ज्ञानोदय और समाजशास्त्र की क्या भूमिका है, इस पे हम चर्चा कर रहे हैं। ज्ञानोदय ने तर्क और विज्ञान को मानव ज्ञान का प्रारंभिक स्रोत माना है। इसने धार्मिक परंपरागत विश्वासों पर सवाल उठाए हैं और तथ्यों और प्रमाणों पर आधारित ज्ञान को बढ़ावा दिया है। यह किसकी चर्चा की जा रही है? ज्ञानोदय की चर्चा की जा रही है। उसी तरह समाज शास्त्र जो है,
इसी तर्क संगत दृष्टिकोण को अपनाया है और समाज का वैज्ञानिक अध्ययन करने का प्रयास किया है। तो आप कह सकते हैं कि ज्ञानोदय जो है एक परंपरा और धार्मिक विश्वासों पे सवाल उठाए हैं और उसी तरीके से यह वैज्ञानिक अध्ययन करने का प्रयास किया है। समाज शास्त्र जो है अपनी सोसाइटी को एक दृष्टिकोण जो दिया है वह वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखने का प्रयास किया है। अब व्यक्तिगत क्या कहता है, व्यक्तिवाद क्या कहता है, दोनों के संबंध में व्यक्तिवाद क्या कहता है। ज्ञानोदय ने व्यक्ति की स्वतंत्रता और अधिकारों पर जोर दिया है। इसने समाज को व्यक्तिगत इकाइयों के समूह के रूप में देखा है, न कि सामूहिक इकाई के रूप में देखा है। समाज शास्त्र ने व्यक्ति के समाज के स्थान और भूमिका को समझने के लिए व्यक्तिवाद के सिद्धांत को अपनाया है। जैसे यहाँ पे व्यक्तिवाद पे ज्ञानोदय का क्या अपना तर्क है और समाज शास्त्र क्या कहता है। तो समाज शास्त्र कह रहा है कि व्यक्तिवाद के सिद्धांत को अपनाया है और यहाँ पे ज्ञानोदय कहता है कि व्यक्तिगत इकाई को न देखकर एक सामूहिक इकाई को एक्सेप्ट किया गया है। तो दूसरी चीज हो गई। तीसरी चीज आती है इसकी सामाजिक परिवर्तन के बारे में चर्चा यहाँ पे होता है। तो ज्ञानोदय जो है यह समाज में परिवर्तन और प्रगति में विश्वास किया। इसने सामाजिक समस्याओं के समाधान के लिए तर्क संगत और वैज्ञानिक तरीकों को अपनाने का आह्वान किया है। ज्ञानोदय जो है तर्क संगत और वैज्ञानिक तरीकों से सामाजिक परिवर्तन को देख रहा है। उसी प्रकार समाज शास्त्र ने भी सामाजिक परिवर्तन के कारकों और प्रक्रियाओं का अध्ययन करने पर ध्यान दिया है। तो कहीं ना कहीं आप देख पाएंगे कि ज्ञानोदय और समाज शास्त्र के बीच समानता होती है, बट कुछ परंपरा को लेकर चल रहे हैं और कुछ जो है विज्ञान तर्क संगत चीजों को स्टेटमेंट्स को लेकर वो आगे बढ़ रहे हैं। अब इसमें चौथी संबंध जो बताया गया है समाज का वैज्ञानिक अध्ययन। समाज का वैज्ञानिक अध्ययन ज्ञानोदय द्वारा किस प्रकार से किया गया है और समाज शास्त्र द्वारा किस तरीके से किया गया है। तो ज्ञानोदय ने प्राकृतिक विज्ञान की सफलता से प्रेरित होकर समाज का भी वैज्ञानिक तरीके से अध्ययन करने की आवश्यकता महसूस की है। ये जो है देखिए आज के वर्तमान समय में देखा जाए तो वर्तमान समय में हमें परंपराओं के हिसाब से हम नहीं चल सकते हैं। हाँ, मैं ये नहीं कह सकता हूं कि परंपरा जो बनाई गई है उस पर नहीं चलनी चाहिए, वो गलत है, ऐसा नहीं है। हाँ, बट समय के साथ जो परिवर्तन हो रही है हमारी समाज में, तो हमें समाज को सिर्फ परंपरा के दृष्टिकोण से न देखकर हमें वैज्ञानिक तरीके से भी अध्ययन करने की आवश्यकता है। तब जाकर आज के समाज को आज के अनुसार और परंपराओं के बीच में रखकर उसे एक सामंजस्य की स्थिति में लाकर बेहतर ढंग से चलाया जा सकता है। सामाजिक परिवर्तन, सामाजिक असमानता आदि का अध्ययन करने के लिए वैज्ञानिक तरीकों का उपयोग किया जाता है। वर्तमान समय में आप देखेंगे कि वैज्ञानिक तरीका कारगर रूप से आया है, क्योंकि अब अपने समाज में बहुत सारी जो कल्चर जो है यूरोपियन कल्चर्स हो गया, फॉरेन कल्चर जो हम एक्सेप्ट कर रहे हैं और अपनी परंपराओं से दूर होते जा रहे हैं। तो इन चीजों से हमें वैज्ञानिक तरीकों की आवश्यकता है समाज डेवलपमेंट के लिए। अब जैसे हमने संबंध दोनों के बीच में देखा, ज्ञानोदय और समाज शास्त्र के बीच में संबंध देखा। यहां पे कहता है कि ज्ञानोदय का समाज शास्त्र पे प्रभाव क्या पड़ा है। तो समाज शास्त्र के उद्भव के समय से क्या प्रभाव पड़ा है, इसकी चर्चा इसमें की जा रही है। ज्ञानोदय ने समाज को एक वैज्ञानिक विषय के रूप में देखने की नींव रखी है, जिसने समाज शास्त्र के उद्भव को महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। जैसे ज्ञानोदय आने की वजह से, ज्ञानोदय होने की वजह से, प्रबोधन होने की वजह से हमें एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण की ओर बढ़ने का एक अच्छा रास्ता कह सकते हैं कि मिला है, जो समाज शास्त्र के उद्भव में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। जैसे मैं एक छोटी सी एग्जाम्पल के माध्यम से मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि कोई भी कहा जाता है ना कि एक सिक्के की दो पहलू होते हैं।
दोनों बगैर एक पहलू के सिक्के कंप्लीट नहीं हो सकते हैं। एक हेड और एक टेल होना ही कंपलसरी है। अगर आप कोई सिक्का सिर्फ हेड हो या किसी में सिर्फ टेल हो तो पॉसिबल नहीं, उसे सिक्का हो ही नहीं सकता, वो वैलिड हो ही नहीं सकता है। उसी प्रकार से ज्ञानोदय और समाज शास्त्र के बीच की संबंधों को जब आप देखते हैं तो यहां पे हमें पता चलता है कि ज्ञानोदय का जो वैज्ञानिक विषय के रूप में देखने की जो नींव रखी गई थी वह समाज शास्त्र के उद्भव में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। अब सेकेंड में बताया गया सेकेंड प्रभाव क्या है, समाज शास्त्र के प्रमुख विषय के बारे में चर्चा किया गया है। तो हम ज्ञानोदय के विचारों ने समाज शास्त्र की कई प्रमुख विषय जैसे सामाजिक परिवर्तन, सामाजिक असमानता, सामाजिक संरचना आदि को आकार दिया है। हाँ, हम कह सकते हैं कि ज्ञानोदय के माध्यम से जब हम वैज्ञानिक तरीके से एक समाज की अध्ययन करते हैं, समाज की वैज्ञानिक दृष्टि से समाज को देखने की प्रयास करते हैं, तो हम अपने समाज में सामाजिक परिवर्तन ला सकते हैं, सामाजिक असमानताओं को दूर कर सकते हैं, सामाजिक संरचनाओं को बेहतर आकार दे सकते हैं। तो हम कह सकते हैं कि ज्ञानोदय का समाज शास्त्र पे एक अच्छा प्रभाव देखा जा सकता है। तीसरी प्रभाव की हम चर्चा करेंगे तो समाज शास्त्रीय अनुसंधान की बात होती है। अब ये क्या कहता है, ज्ञानोदय ने समाज शास्त्रीय अनुसंधान के लिए वैज्ञानिक तरीके को अपनाने को प्रोत्साहित किया है। हाँ, ज्ञानोदय हमेशा वैज्ञानिक तरीकों की चर्चा करता है और वर्तमान समय में हमें समाज के लिए एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण की अति आवश्यकता पड़ी है और होना भी चाहिए, क्योंकि वर्तमान समय की स्थिति के अनुसार वैज्ञानिक दृष्टिकोण बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। चौथा प्रभाव है सामाजिक सुधार। ज्ञानोदय के विचार ने सामाजिक सुधार आंदोलन को प्रेरित किया है, जिसने समाज शास्त्र को सामाजिक समस्याओं के समाधान के लिए महत्वपूर्ण निभाने में मदद की है। तो सामाजिक सुधार भी हुआ है ज्ञानोदय से, हम कह सकते हैं। अब निष्कर्ष में हम कह सकते हैं कि ज्ञानोदय ने समाज शास्त्र को एक स्वतंत्र शैक्षिक विषय के रूप में विकसित होने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। समाज शास्त्र को एक वैज्ञानिक विषय के रूप में स्थापित किया है, समाज शास्त्रीय अनुसंधान के लिए एक ठोस आधार प्रदान किया है। ज्ञानोदय के विचार आज भी समाज शास्त्र के लिए प्रासंगिक है और समाज को समझने और सुधार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। ये इस क्वेश्चंस का इंट्रो पार्ट मैंने कंप्लीट किया, उसके बाद में मेन पार्ट कंप्लीट किया और लास्ट में जो निष्कर्ष था मैंने दिया। अगर इसमें अतिरिक्त, क्योंकि प्रत्येक प्रश्न का 500 शब्द में आपको उत्तर देना है, मैंने लगभग 250 से 300 के बीच में शब्दों में समझाने की कोशिश किया। कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज बहुत सारे राइटर हैं, उनकी अपनी जो स्टेटमेंट्स है, उनका एक अपना विचार है, इस पे रखा गया है। थोड़ा सी स्पीड हो सकता है, पहला क्वेश्चन आपका कंप्लीट होता है, मैं थोड़ा सा स्पीड, क्योंकि ये डिस्कशन करना है। ये पीडीएफ आपको इसी तरीके से आप नोट कर सकते हैं या व्हाट्सएप से आप मंगवा सकते हैं। बट नेक्स्ट क्वेश्चन से मैं मेन पार्ट को मैं डिस्क्राइब करूंगा और आपको पीडीएफ से आप इसको नोट कर सकते हैं और समझ सकते हैं। सेकेंड क्वेश्चन आपके जुलाई 2024 में जो पूछा गया था मास्टर्स सोशियोलॉजी समाजशास्त्र में, लेवो स्ट्रॉन्स की संरचना की अवधारणा का आलोचनात्मक विवेचन कीजिए। जब भी हम प्रश्न का उत्तर लिखते हैं ना, तो ये मेन पार्ट हमें देखते हैं, आलोचना करना है, विवेचन करना है। इसी पे हमें इंट्रो, मेन पार्ट और निष्कर्ष कैसा होगा, इन्हीं चीजों पे निर्भर करता है और इन्हीं शब्दों से हमें एक अच्छा इंट्रो मिल पाता है, इंट्रोडक्शंस, मेन मुख्य भाग मिल पाता है और निष्कर्ष मिल पाता है। तो चलिए हम लोग डिस्कस करते हैं सेकेंड क्वेश्चन का आंसर। लेवी स्ट्रॉस की संरचना की अवधारणा की आलोचनात्मक विवेचन है, ये मेन इसमें हो गया। क्लाउड लेवी स्ट्रॉस एक प्रसिद्ध मानव शास्त्री है। ये जो लेवो स्ट्रॉस जो है ये एक मानव शास्त्री है। ये लेवी स्ट्रॉस ने संरचनावाद
के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। उनकी संरचना की अवधारणा सामाजिक और सांस्कृतिक मानव शास्त्र में एक नई दिशा स्थापित की है। हालांकि इस अवधारणा की अनेक आलोचनाएं भी हुई है। आप कह सकते हैं कि लेविस स्ट्रॉस एक मानव शास्त्री है जो संरचनावाद के बारे में अपनी योगदान दिए, अपनी बातों को रखे हैं। जब आप किसी चीज पे अपनी विचार रखते हैं तो उसमें बहुत सारी आलोचनाएं की विषय होती है, बहुत सारे लोग आपको आलोचना करते हैं। उसी प्रकार लेविस स्ट्रॉस की संरचना की अवधारणाएं जो है उस पे बहुत सारे आलोचनाएं हैं, उसको एक एक करके हम चर्चा करेंगे। उससे पहले हम जानने की कोशिश करेंगे कि लेवी स्ट्रॉस का क्या मानना है संरचना की अवधारणा पे। उनका मानना था कि सभी मानव समाज में एक ही गहरी संरचना होती है, वह उनके विचारों, व्यवहार और संस्थाओं का आकार देती है। उन्होंने भाषा विज्ञान से प्रेरणा लेकर तर्क दिया कि मानव मस्तिष्क एक सार्वभौमिक ढांचे के अनुसार काम करता है जो सभी संस्कृति में समान है। मिथकों, रिश्तेदार प्रणालियों और सांस्कृतिक अभिव्यक्तियों का विश्लेषण करके इस संरचना का उजागर करने का प्रयास करता है। हाँ, इनका संरचना का अवधारणा का मतलब कहा गया है कि एक ही है, इंसान ह्यूमन है, बट इसमें अपनी अपनी मेंटेलिटी को लेकर डिस्ट्रीब्यूट किया गया। मिथकों की बात की है, रिश्तेदारी प्रणालियों की जो है समाज की एक बॉडी स्ट्रक्चर है। एक जैसे समाज जो बनता है, यहाँ पे मानो समाज की संरचना की बात की जा रही है, तो समाज कैसे बनता है? अगर आपसे मैं पूछूं समाज कैसे बनता है, तो देखा जा सकता है समाज में लोग होते हैं। समाज में अच्छे लोग हो सकते हैं, बुरे लोग हो सकते हैं। समाज में एक बॉडी होती है जो समाज को कंट्रोल करता है। समाज में कुछ मार्केट्स होते हैं। मतलब एक समाज में बहुत सारे चीजों को कंबाइंड करके आप कह सकते हैं कि एक समाज का निर्माण किया जाता है। तो उसी ढांचा के बारे में लेवी स्ट्रॉस अपनी बात को रखते हैं। अब इनके ऊपर आलोचनाएं क्या हुई है, एक एक करके हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। पहला, अत्यधिक सार्वभौमिकता की बात की गई है। लेवी स्ट्रॉस की आलोचकों का मानना है कि वे सभी सांस्कृतिक एक ही प्रकार की संरचना होने के दावा करके अत्यधिक सामान्यीकरण करते हैं। उन्होंने तर्क दिया कि विभिन्न संस्कृतियों की अपनी विशिष्टताएं होती है, उनके पास सामान्य ढांचा में फिट नहीं किया जा सकता है। हाँ, यह आलोचना तर्क संगत है। आप एक मास्टर्स पीजी जो है समाज शास्त्र से कर रहे हैं, अगर आपका मैं विचार जानने की प्रयास करूं कि क्या सभी संस्कृति, सभी जाति कह सकते हैं कि लोगों को एक ढांचा में फिट करना बहुत कठिनाइयां होती है। जैसे आप अपने सोसाइटी में देखते होंगे कि बहुत सारी संस्कृतियां हैं, बहुत सारे धर्म की अपनी संस्कृति सभ्यता है, वह एक दूसरे से किस तरीके से भिन्न होते हैं, ये आप अपने समाज से भी आप इसे सीख सकते हैं और समझ सकते हैं। इसीलिए तो समाज शास्त्र, पहले वीडियो में मैंने बताया कि समाज शास्त्र एक आपके बौद्धिक विकास से आप बेहतर प्रश्न के उत्तर लिख सकते हैं। आपके बौद्धिक विकास पे सबसे बेहतर आप आंसर को बना सकते हैं और लिख सकते हैं। चलिए अब दूसरी आलोचना की चर्चा करते हैं। इतिहास और परिवर्तन की उपेक्षा की गई है। लेविस स्ट्रॉस के सिद्धांत में इतिहास और सामाजिक परिवर्तन के लिए बहुत कम जगह है। वे मुख्य रूप स्थिर संरचनाओं पर ध्यान केंद्रित करते हैं, इस बात की व्याख्या में असमर्थ रहते हैं कि संस्कृति कैसे बदलती है। हाँ, ये भी तर्कसंगत हम कह सकते हैं। अब कैसे तर्कसंगत हम कैसे कह सकते हैं? जैसे हमारी जो संस्कृति, भारतीय संस्कृति हुई है, या इस संसार में जो संस्कृति का उद्गम हुआ है, विकास हुआ है, तो एक ही समय में नहीं हो पाया है। आज से हजारों साल पहले भी संस्कृति रही है, तो कई संस्कृतियों का मर्ज देखा जाता है। जैसे हड़प्पा सभ्यता की संस्कृति थी, मेसोपोटामिया की संस्कृति थी, मोहनजोदड़ो की संस्कृति थी, लोथल की संस्कृति थी। तो इस तरीके से अलग अलग तरीके से व्याख्या किया गया है। तो इस चीज पे है, आलोचना है और तर्क संगत भी है, आप अपने विचार से देख सकते हैं। थर्ड में है अमूर्तता और जटिलता।
लेवी स्ट्रॉस की अवधारणा बहुत ही अमूर्त और जटिल है। मतलब थोड़ा सा उनकी जो संरचनावाद की अवधारणा जो दी गई तो जटिल प्रतीत होता है, समझने में थोड़ा सा कठिनाइयां होती है। उनके विश्लेषण को समझना आम लोगों को मुश्किल हो सकता है। आलोचना यह है कि उनको समझना मुश्किल हो सकता है। ऐसा इसलिए आलोचक कह रहे हैं क्योंकि जो लेवी स्ट्रॉस जो है पूरी संरचना, समाज संरचना को एक ढांचा में समेटने की जो प्रयास किए हैं, इसलिए आलोचकों ने अमूर्तता और जटिलता की बात की है। इसलिए कि एक ही संरचना में सभी संस्कृति सभ्यताओं को देखने से, रखने से उसे समझने में मुश्किल हो सकती है। जैसे एक सिंपल सी उदाहरण के अनुसार मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। अगर कोई वस्तु होता है वो पार्टिकुलर अलग अलग बॉक्स में रखा होता है तो आसानी से हम उसे निकाल पाते हैं, आसानी से उसके बारे में समझ पाते हैं। अन्यथा अगर बहुत सारे वस्तु को एक बैग में, एक बॉक्स में रख दिया जाता है तो उसमें समझना, उससे अलग करना थोड़ी सी कठिनाइयां हो जाती है। तो उसी आधार पे लेवी स्ट्रॉस की आलोचक जो है वह अमूर्तता और जटिलता की बात करते हैं। चौथी जो आलोचक जो है आलोचनाएं हैं उनके ऊपर, वो क्या है? संस्कृति भिन्नता की अनदेखी करते हैं। हाँ, मैंने पहले ही आपको बताया कि हमारे और आपकी समाज की, मैं आपको अगर मैं आपके ऊपर छोड़ दूं कि अपनी समाज की विभिन्नता, जो भिन्नताएं हैं उसको देखिए, तो आप भी कहेंगे कि मैं जिस समाज में रहती हूं या वर्तमान मैं जिस संस्था में पढ़ाती हूं या पढ़ता हूं या वर्क करता हूं, काम करता हूं, वहां पर भी ये सांस्कृतिक भिन्नता देखने को मिलती है। परंतु लेवी स्ट्रॉस कहते हैं कि ये सारी एक ढांचे में हैं, सभी एक ही संरचना के आधार हैं, इसलिए संस्कृति भिन्नता की अनदेखी देखी जाती है इनकी संरचना में। पांचवी जो इनका आलोचन जो है देखेंगे, सत्ता और असमानता की उपेक्षा किया है। जैसे लेवी स्ट्रॉस के सिद्धांत में सत्ता संबंधों और सामाजिक असमानताओं की भूमिका नजरअंदाज किया गया है। हाँ, आप देखेंगे कि जब से पहले मैंने इंट्रो पार्ट में बताया लेवी स्ट्रॉस के बारे में, जो मैंने बताया कि उनका संरचना के अवधारणाओं पे क्या अपनी विचार दृष्टिकोण क्या है, तो आप देखे होंगे कि वो एक ही ढांचा में सबको समेटने की बात करते हैं, परंतु वहां पे सत्ता की चर्चा बहुत कम हुई होगी और सामाजिक असमानताओं के बारे में वो बात नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि वे सभी को एक ही ढांचा में देखने की प्रयास करते हैं, इसलिए सामाजिक असमानताओं को नजरअंदाज करते हैं। ये उनकी 5 आलोचनाएं हो गई। अब इसमें निष्कर्ष क्या निकाला जा सकता है? लेवी स्ट्रॉस की संरचना की अवधारणा ने सामाजिक व संस्कृति मानव शास्त्र के एक महत्वपूर्ण योगदान दिया है। हाँ, कभी भी हम देखते हैं किसी का तर्क होता है। वर्तमान समय में एक दिन पहले ही भारत के पूर्व प्रधानमंत्री और एक बड़े अर्थशास्त्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी का निधन हुआ, तो उनकी राजनीतिक छवि एक अलग थी। उनकी अर्थशास्त्र में एक जो विजय जो था, कह सकते हैं 1991 के समय के, वो एक योगदान भारत के लिए बहुत महत्वपूर्ण होती है। राजनीतिक पहलू में बहुत सारी उतार चढ़ाव रही है और अर्थव्यवस्था, अर्थशास्त्र आज भारत की अगर बनी हुई है और एक उस समय 1991 में जो अर्थव्यवस्था को संभाल कर उन्होंने आगे भारत को सौंपा, वो बहुत महत्वपूर्ण योगदान होती है। उसी प्रकार लेवी स्ट्रॉस की संरचना की अवधारणाएं है, उसमें बहुत सारी आलोचनाएं की गई है, इससे हटा नहीं जा सकता है, बट उसमें अच्छी बातें भी बताई गई है। मानव शास्त्र पे पॉजिटिव इम्पैक्ट भी देखने को मिलता है। हालांकि इस अवधारणा की कई आलोचनाएं भी हुई है, अत्यधिक सार्वभौमिक, अमूर्त, इतिहास परिवर्तन के प्रति असंवेदनशील, इसके अलावा संस्कृति भिन्नता और सत्ता को पर्याप्त महत्व न देना, ये निष्कर्ष में हम कह सकते हैं। इस तरीके से आपके जून 2024 समाजशास्त्र के सेकेंड क्वेश्चंस का आंसर कंप्लीट होता है। ये कुछ एक्स्ट्रा मैं दे रखा हूं, सभी प्रश्न में कुछ एक्स्ट्रा आपको कंटेंट मिल जाएंगे।
जो आप उसको ऐड ऑन कर सकते हैं, क्योंकि आपको प्रत्येक प्रश्न में 500 शब्द लिखना होता है, तो आप बढ़ा सकते हैं। उसी प्रकार ये प्रकार्यवाद है। प्रकार्यवाद में किस तरीके से मूल आधार का विस्तार में वर्णन करना है हमें, ये सिर्फ डिस्कशन है, वर्णन है, डिस्कशन है। तो प्रकार्यवाद का मूल आधार क्या होता है, इस प्रश्न के आधार पे सबसे देखिए, प्रश्न को पढ़ना चाहिए। जब भी आप कोई प्रश्न को लिखें या स्टार्ट करें लिखना उसका उत्तर, तो प्रश्न को कम से कम 2 से 3 बार, 4 बार, 5 बार समय को देखकर, ऐसा नहीं कि प्रश्न पढ़ने में ही सारे समय को व्यर्थ आप गवा दे। प्रश्न को पढ़े लेकिन समय के अनुसार 2, 3, 4 बार जरूर पढ़ ले। जैसे इसमें पर्याप्त प्रकार्यवाद के मूल आधार का विस्तार से वर्णन कीजिए। तो सबसे पहले जो है प्रकार्यवाद का मूल आधार, इस पे चर्चा करेंगे। प्रकार्यवाद समाजशास्त्र का एक प्रमुख सिद्धांत है। जो मूल आधार जो है प्रकार्यवाद एक सिद्धांत के तौर पे देखा जाता है, जो समाज को एक जीवित जीव की तरह मानता है। ये आपकी सिद्धांत हो गई, जो जीवित जीव की तरह मानता है, जिसमें प्रत्येक भाग एक निश्चित कार्य करता है और समग्र व्यवस्था को बनाए रखने में योगदान देता है। जैसे यहीं पे कह दिया है कि जीवित जीव की तरह रहता है, मतलब अगर समाज की बात की जाए या किसी बॉडीज की बात की जाए, तो वह बेहतर बनाने की प्रयास में और एक बेहतर योगदान देने की कोशिश करता है। इस सिद्धांत के अनुसार सामाजिक संस्थाएं, परिवार, स्कूल, सरकार समाज की आवश्यक कार्यों को पूरा करता है। तो आप देख सकते हैं, मैंने यहाँ पे एक बताया कि एक किसी बॉडीज को, जैसे परिवार भी एक बॉडी है, स्कूल भी है, अब यहां पे देखेंगे प्रकार्यवाद के मूल आधार क्या हो सकते हैं। समाज एक जैविक जीव की तरह होता है, सही है, 110% सही है। देखिए, समाज शास्त्र जो है ना, एक इतनी अच्छी विषय है ना, अगर आप पढ़ते हैं ना समाज शास्त्र, तो एक बेहतर एक थिंकर बन सकते हैं, बेहतर एक सोच डेवलप आपको हो सकती है समाज शास्त्र के माध्यम से। तो समाज एक जैविक जीव की तरह है। प्रकार्यवाद के अनुसार समाज एक जीवित जीव की तरह है, जिसमें प्रत्येक भाग एक निश्चित कार्य करता है और समग्र व्यवस्था को बनाए रखने में योगदान देता है। जैसे कि मानव शरीर में प्रत्येक अंग एक विशिष्ट कार्य करता है, पूरे शरीर को स्वस्थ रखने में योगदान देता है, उसी तरह समाज में प्रत्येक संस्था एक विशेष कार्य करती है और समाज को स्थिर रखने में योगदान देती है। यहाँ पे ये जो सिद्धांत की जो बात की जा रही है ना, कि जैविक जीव की तरह है, मैं पहले ही बताया कि एक समाज जो बनता है, तो समाज में परिवार होते हैं, स्कूल होते हैं, अस्पताल होते हैं, अस्पताल के साथ साथ वहाँ की सरकार की बॉडीज होती है, जैसे पंचायत समिति हो गई, ब्लॉक्स हो गए, ये सभी चीज होती है। तो इन सभी की आवश्यकताएं महत्वपूर्ण होती है। ये सभी अगर पूर्ण होते हैं तो एक बेहतर समाज की कल्पना की जा सकती है। अगर इसमें से कोई एक बॉडी अगर कंप्लीट नहीं है, वहां पे उपस्थित नहीं है या कार्य में नहीं है, तो वह समाज पूर्ण रूप से स्वस्थ या बेहतर की कल्पना नहीं की जा सकती है। जैसे आप जिस सोसाइटी में रहते हैं, देखे होंगे कि वहां के कई स्कूल होते हैं जो आपको डिस्टरबेंस होती है, या वहां की अस्पतालें अच्छी नहीं होती है, तो उस समाज की कल्पना बेहतर नहीं की जा सकती है। जैसे यहां पे एक डायग्राम के माध्यम से मैं समझाने की प्रयास कर रहा हूं। एक ह्यूमन सोसाइटी है कंप्लीटली। इसमें क्या क्या है देखिए, लिटरेट लोग हैं, ध्यान से देखिए। अगर आप अपनी परीक्षा में अगर इस डायग्राम को बना देते हैं, इस प्रश्न के पूछने के बाद अगर इस डायग्राम को बना देते हैं, तो आपको नंबर अच्छा मिलने वाला है। इसीलिए मैंने एक डायग्राम को इसमें लाया है।
जैसे यहाँ पे देखिए लिटरेट लोग हैं, टीचर्स हैं, यहाँ पे फिलॉसफी है, फिर यहाँ पे बॉडीज बैंड है, कैट्स मेम्स है। ये सारे एक बनाया गया है, एक टोटल कंप्लीट है। ये सब चीज होना चाहिए एक ह्यूमन सोसाइटी में, तब जाकर ये कंप्लीट होता है। समाज की संरचना में किस प्रकार से प्रकारवाद की जो भूमिका है उसके बारे में समाज चर्चा करता है, एक डिजाइन करता है समाज को। समाज की डिजाइन कैसे करता है, जैसे आप देखेंगे कि एक समाज में एक मिडिल स्कूल होता है, प्राथमिक विद्यालय होते हैं, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र होते हैं, कुछ दूरी पे हाई स्कूल्स होते हैं, रोडें होती है कच्ची पक्की, उसके बाद इसकी कनेक्टिविटी जो होती है हाईवे से होती है, शहर से होता है। इस तरीके से हम कह सकते हैं बहुत सारे दुकानें होती है। तो इन सभी क्षेत्र में जो भी ये सारे जो वस्तु के नाम बताया या संस्था का नाम बताया, ये सभी अगर एक जगह पे एक क्षेत्र में होते हैं तो उसे हम डिजाइन कह सकते हैं कि अच्छी डिजाइनिंग की गई इस सोसाइटी के लिए। और बच्चों को पालन पोषण के लिए एक समाजीकरण बहुत आवश्यकता होती है, जबकि सरकार कानून व्यवस्था बनाए रखने में कार्य भी करती है। बहुत सारी चीजें एडेड होती है, बहुत सारे ऐड होते हैं टीवी पे जो दिखाए जाते हैं, जो बच्चों के लिए वैध नहीं होते, 18+ वाले के लिए होते हैं। तो उन सभी चीजों पे सरकार काम करती है। स्थिरता और संतुलन बनाए रखना समाज में कार्य करता है, तो इस चीज को भी करता है। सामाजिक समारोह जो होती है वहां पे भी इसकी भूमिका होती है। उदाहरण के लिए धर्म सामाजिक एकता और नैतिक मूल्यों को बनाए रखने में कार्य करता है। आप देखेंगे आपके समाज में जब धार्मिक कोई अनुष्ठान होता है तो वहां पे बहुत सारे, एक धार्मिक अनुष्ठान पे बहुत सारे लोगों की कनेक्टिविटी होती है। इस कनेक्टिविटी से माध्यम से हम एक सामाजिक समारोह की कल्पना कर सकते हैं। अगला है सामाजिक परिवर्तन। सामाजिक परिवर्तन लाया जा सकता है। मैंने उपयुक्त जितनी भी बातें इसमें बताई, इस प्रश्न में जितने भी उपयुक्त मैंने बातें बताया, उससे आप महसूस करेंगे कि समाज का परिवर्तन होना निश्चित है। जब हम समाज में कुछ नया बदलाव करने की कोशिश करते हैं तो हमें परिवर्तन भी अवश्य रूप से दिखता है। हाँ, कुछ आलोचना है, रूढ़िवादी है, सामाजिक परिवर्तन की व्याख्या में असमर्थता है, सत्ता असमानता की अपेक्षा है जो आपकी सोसाइटी में देखी जाती है, संघर्ष और संकट की अनदेखी देखी जाती है, नजरअंदाज किया जाता है। और मैं जितने भी प्रश्न अभी तक मैंने डिस्कस किया और आगे करने वाला हूं, अगर आप बढ़िया तरीके से इसे देखेंगे, पढ़ने की प्रयास करेंगे, तो ये सारे प्रश्न आपके समाज से और आपके दैनिक जीवन को जोड़ता है। इसलिए मैं कह रहा हूं ना कि समाज शास्त्र, अगर आपकी एक बौद्धिक विकास अगर होता है इसके प्रति, आप इसे अच्छे तरीके से समझ पाते हैं, तो आप प्रश्न के उत्तर को और बेहतर तरीके से और अपने विचारों को रखकर इस प्रश्न को और बेहतर तरीके से बना सकते हैं, जिससे आपको अच्छे अंक प्राप्त हो सकते हैं। अब इस क्वेश्चन का निष्कर्ष क्या है देख लेते हैं। प्रकारवाद समाजशास्त्र का एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है जिससे समाज को समझने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। हालांकि इस सिद्धांत की कई आलोचनाएं भी हुई है। प्रकारवाद की स्थिति संतुलन पर जोर देता है, लेकिन सामाजिक परिवर्तन और संघर्ष असमानताओं को समर्थन में असमर्थ है। तो हाँ, कह सकते हैं कभी भी देखिए, आप जब भी निष्कर्ष लिखते हैं तो निष्कर्ष में किसी एक पक्ष को दिखाया नहीं जाता है, किसी एक पक्ष को लेकर नहीं चल सकते हैं। हमें दोनों पक्षों के बारे में देखना होता है, एक बीच की रास्ता को हम निकालने का प्रयास करते हैं। वीडियो तो बहुत लंबी बनने वाली है, बट मैं इस वीडियो में सिर्फ 3 क्वेश्चंस का डिस्कशन कर लिया, और 4 नंबर से लेकर क्वेश्चन नंबर 4 से क्वेश्चन नंबर 10 तक के जो प्रश्न होंगे अगले वीडियो में मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। फिर से मैं बता देता हूं, अगर पीडीएफ आपको चाहिए तो आप व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं, फ्री में आपको पीडीएफ दी जाएगी। क्वेश्चन नंबर 4 से लेकर 10 नंबर तक मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में डिस्कशन कर लूंगा। थैंक यू सो मच।